हेलो बच्चों, अध्याय 17 तारे एवं सौर मंडल का हमने पहला भाग पूरा कर लिया था। यह हमारा अध्याय 17 तारे एवं सौर मंडल का दूसरा भाग। पहले भाग के अंदर हमने तारों के बारे में, तारामंडल के बारे में, चंद्रमा के बारे में पढ़ा और इस भाग में अपने सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सौर परिवार का मतलब है बच्चों कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह और सूर्य, इन सबको मिलाकर बनता है बच्चों सौर परिवार। यानी कि हम हमारे इस अध्याय के इस भाग में सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड यानी कि बच्चों ग्रहों की बात कर रहे हैं, जितने भी ग्रह, उनके उपग्रह, धूमकेतु, जो भी क्षुद्र ग्रह, जितने भी प्रकार के ग्रह हैं, उन सबको बोलते हैं खगोलीय पिंड से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। इनके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पृथ्वी सौर परिवार की एक सदस्य है। देखो बच्चों, पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जल उपलब्ध है और जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी कैसा ग्रह है, एक नीला ग्रह है। तो अगर पृथ्वी या नीला ग्रह बोले तो एक ही बात है। पृथ्वी सौर परिवार की एक सदस्य है, यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले आता है बच्चों बुध। देखो बच्चों, यहां मैं बात करूं, ये है बच्चों हमारा सूर्य, और सूर्य के सबसे जो नजदीक आता है पहला जो है वो है बच्चों बुध। बुध के बाद जो आता है बच्चों शुक्र, और शुक्र के बाद जो आती है बच्चों वो है पृथ्वी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है, तो बच्चों यह तीसरे नंबर का परिवार या तीसरे नंबर का ग्रह है। पहले पर कौन आया? बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है बच्चों मंगल। अभी हमने 2013 के अंदर मंगल पर हमारा मंगलयान भेजा था और पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाले हम पहले देश थे जो अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर पहुंच गए। मंगल के बाद आता है बच्चों बृहस्पति, जो कि हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बच्चों बृहस्पति। शनि, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ग्रह किसके हैं, यानी कि किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो वो है बच्चों शनि। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं और सबसे बड़ा जो है बच्चों कौन सा है? बृहस्पति। शनि के बाद आता है बच्चों यूरेनस, या इसे अरुण भी कहा जाता है, यूरेनस या अरुण। और यूरेनस के बाद आता है बच्चों नेपच्यून, यानी कि वरुण। तो लास्ट में जो आए हैं बच्चों वो कौन से हैं? अरुण व वरुण। तो अब इन्हीं सभी ग्रहों के बारे में हमें यहां पढ़ना है। अब बात करते हैं पहले सूर्य की। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, सूर्य भी एक क्या है? तारा है, क्योंकि यह खुद की ऊर्जा खुद बनाता है। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था कि यह कैसे ऊष्मा बनाता है। यह ऊष्मा बनाता है संलयन अभिक्रिया के द्वारा या संयोजन अभिक्रिया के द्वारा। संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में क्या बनाई जाती है? ऊर्जा या ऊष्मा बनाई जाती है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। देखो, पृथ्वी के पास जो सूर्य जो है वो एक ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। पृथ्वी क्या, इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं सभी के पास ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? हमारा सिर्फ सूर्य है। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के बारे में देखते हैं।
ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ग्रह हैं सबको, हमारा जो सूर्य है सौरमंडल में स्थित या सौरमंडल का जो राजा है सूर्य है, सूर्य ही सबको ऊर्जा प्रदान करता है। वह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि देखो हर एक ग्रह का अपना अपना परिक्रमण पथ है जिसे कक्षा कहते हैं, और हर एक ग्रह अपने अपने स्पीड से, अपनी अपनी चाल से चक्कर काटने से परिक्रमण काल कहते हैं। देखो बच्चों, इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है बच्चों वो लगभग 365 दिन होता है। या मैं ऐसे बात करूं कि 365 दिन 4 घंटे, 365 दिन और 4 घंटे होता है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह यानी कि चंद्रमा बोल सकता हूं, जैसे कि हमारे पृथ्वी का जो उपग्रह है उसे हम चंद्रमा कहते हैं। ऐसे ही बहुत से ग्रह हैं जिनके खुद के चंद्रमा है, एक से ज्यादा भी चंद्रमा है, और कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनका कोई भी चंद्रमा यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है जो उनकी परिक्रमा करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, एक तो थे ग्रह, एक थे उपग्रह। ग्रह वे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो शनि है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं और बुध के पास कोई भी अपना चंद्रमा या कोई भी उपग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह जिन्हें अपने कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे इन्हीं कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बुध, अगर अपने बात करें बुध ग्रह की, देखो बच्चों जैसा कि मैंने अभी देखा, बुध ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम यानी कि सबसे छोटा ग्रह भी है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। देखो बच्चों, बुध का जो परिक्रमण काल होता है वो सबसे कम है, क्योंकि इसको बहुत ही कम छोटा रास्ता तय करना है और जितना छोटा रास्ता होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह बुध के सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र, बच्चों जो शुक्र ग्रह जो है इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर होती है। अगर अपने बात करें पृथ्वी और शुक्र के आकार व द्रव्यमान की, तो इनका आकार व द्रव्यमान दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि पहले पे बुध आया, दूसरे पे शुक्र और तीसरे पे पृथ्वी है, यानी कि इसके निकट कौन सा आ गया? पृथ्वी के निकट कौन सा आ गया? शुक्र आ गया। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला तारा है, इसीलिए शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे प्राय प्रभात तारा अथवा संध्या तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बच्चों बुध का कोई उपग्रह नहीं है, वैसे ही शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। जो पृथ्वी थी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, मतलब घूर्णन करती है, जबकि शुक्र जो है वो इसके उल्टा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत या वामावर्त दिशा में। अब हम बात करें बच्चों पृथ्वी की। जो तीसरा ग्रह है सूर्य से वो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी हमारे पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है।
पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। देखो बच्चों, विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाओं का मतलब है इसकी सूर्य से इसकी दूरी, इसका खुद के अक्ष पर झुका होना, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, या झुके होने के कारण लगातार क्या आती है, अलग अलग अगर मैं बताऊं ऋतुएं आती हैं, वर्षा ऋतु, मानसून ऋतु, अलग अलग प्रकार की ऋतुओं का बनना जो है वो इसके या अपनी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण है। हमारी पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतुएं आती हैं, यानी कि मौसम में परिवर्तन होता है। इसीलिए कुछ ही ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके कारण यहाँ जीवन संभव हुआ है। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रहे। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल की। ये बच्चों चौथा ग्रह है। सूर्य से अगर चौथे नंबर के ग्रह की बात करें तो कौन सा है? मंगल ग्रह। और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है बच्चों। जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, वैसे मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ऐसा बच्चों इसके अंदर फेरस यानी कि लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। यह हल्का रक्तचाप प्रतीत होता है, किसके कारण? फेरस की उपस्थिति के कारण। इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह बच्चों, एक तो है फोबोस और एक है डीमोस। यानी कि इसके जो उपग्रह हैं उनके जो नाम है वो है फोबोस और डीमोस। जैसे कि पृथ्वी का जो उपग्रह था उसका नाम था चंद्रमा, ऐसे ही मंगल के जो उपग्रह हैं वो क्या है? फोबोस और डीमोस। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति। यह पांचवां ग्रह है बच्चों, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। ऐसा होता है बच्चों इसके घनत्व के कारण। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगर मैं बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की बात करूं तो बच्चों वो है 79। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, शनि। देखो बच्चों, बृहस्पति और शनि के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी कि क्षुद्र ग्रह की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे छोटे छोटे जो पिंड जो होते हैं, बृहस्पति के बाद शनि जब आता है उनके बीच में पाए जाते हैं छोटे छोटे पिंड, वो भी लगातार क्या काम कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे पिंडों के योग को या बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों की संख्या को ही बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। उनके बाद आते हैं शनि। बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। बच्चों ये इतना सघन है कि मान लो कि अगर मैं शनि ग्रह को पानी के अंदर रखूं या पानी के ऊपर रखूं तो यह पानी में डूबेगा नहीं, ये पानी पर तैरता रहेगा। यानी कि इसका घनत्व तो इतना ज्यादा कम है। जैसा कि आपने देखा होगा जो बर्फ जो होती है वो जल के ऊपर तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। तो वो हर एक चीज जिसका घनत्व जल से कम है वो उसके ऊपर तैरेगा। तो वही बात शनि के साथ है, इसका घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। यूरेनस तथा नेपच्यून यानी कि अरुण व वरुण, ये सौर परिवार के बाहरी ग्रह हैं। देखो बच्चों, मंगल तक के ग्रह को बोला जाता है आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी से देखे जा सकते हैं, जबकि मंगल से बाद के जो ग्रह हैं उन्हें बोला जाता है बाहरी ग्रह, और उनमें भी सबसे बाहर के कौन से हैं? अरुण और वरुण। शुक्र की भांति अरुण यानी कि यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यानी कि हमारे पास दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं, एक तो यूरेनस और दूसरा शुक्र। सौर परिवार के अगर अपने बात करें सौर परिवार की, यहां देखो बच्चों, हाँ, सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के
अत्यंत निकट हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और बाकी जो ग्रह उन्हें क्या कहा जाएगा, बाहरी ग्रह। अब हम बात करते हैं सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों की, जैसे कि क्षुद्र ग्रह की, उल्का पिंडों की, उल्का की। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं, यह भी सौर परिवार का सदस्य हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों धूमकेतु की। बच्चों धूमकेतु की खुद की पूंछ होती है, आगे से बड़ा सा दिखाई देता है, और इसकी पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य से दूर रहती है। और कुछ धूमकेतु ऐसे भी होते हैं जो देखे जा सकते हैं। धूमकेतु अत्यंत पर्यावरणीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पर्यावरणीय यानी कि बच्चों ये गोलाकार कक्षा में न चलकर कुछ वलयाकार कक्षाओं में चलते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्य काफी अधिक होता है, यानी कि एक बार परिक्रमा करने में बहुत सारे साल ले लेते हैं। 100 साल भी इनके अंदर परिक्रमण काल के अंदर टाइम लगता है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। हेलिका ये बच्चों एक धूमकेतु का नाम है जो हर 62 साल के बाद, हर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। इससे पहले ये दिखाई दिया था 1986 में। अब अगर मैं बात करूं तो अब ये बच्चों दिखाई देगा लगभग, अपने बात करें तो 2062 के अंदर दिखाई देगा, यानी कि इसका जो परिक्रमण काल है ये निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। उल्काएं एवं उल्का पिंड। देखो बच्चों जो सूर्य है, कई बार क्या होता है सूर्य से आग के गोले बाहर निकलते हैं, और वो आग के गोले दृष्टिगोचर भी होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, पर वे हमारे पृथ्वी पर पहुंचे उससे पहले ही वाष्पीकृत हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे उल्का पिंड होते हैं जो काफी बड़े होते हैं और वे वाष्पीकृत नहीं हो पाते, और वो हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। अपनी चाल के कारण जब वो वायुमंडल में घर्षण करते हैं तो घर्षण से उनमें क्या हो जाती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धरी आती अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित नहीं होती या होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, और वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। जिसका एक उदाहरण हमारे महाराष्ट्र की लोनार झील भी है। माना जाता है कि लोनार झील जो है वो किसी उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बनी है। अब हम देखते हैं बच्चों कृत्रिम उपग्रह। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं, यानी कि जैसे उपग्रह की तरह ही जो हमारे ग्रह का चक्कर काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह। और अगर वो मानव निर्मित है तो उन्हें क्या कहते हैं, अपने कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और आर्यभट्ट जो है वो भारत का प्रथम उपग्रह था, यानी कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, तारे एवं सौर मंडल। इस अध्याय के अंदर हमने तारों के बारे में जाना, हमारे सौर परिवार के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, पृथ्वी के बारे में जाना। तो इसके साथ ये यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।